हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ड्राइंग टूल्स और उसके ए टू जेड सारे ऑप्शंस, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स को ऑर्डर वाइज अरेंज करना या उनको ग्रुप करना या उनकी पोजीशन को चेंज करना या उस पर कोई इफेक्ट या स्टाइल्स अप्लाई करना। तो अगर आप ये सारे ऑप्शन सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और इस वीडियो का टॉपिक है ड्राइंग टूल्स इन MS पावर पॉइंट और ये है ट्यूटोरियल लेसन नंबर 7। और हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपसे कोई भी मेरा वीडियो ट्यूटोरियल मिस नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पावर पॉइंट में हमारे जो ड्राइंग टूल्स होते हैं वो होम टैब के अंदर यहाँ पर होते हैं। इनमें यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ शेप्स दी होंगी जिनको आप यहाँ पर शीट पर ड्रा कर सकते हैं। इनमें अलग अलग तरह की कैटेगरी बनी हुई है, जैसे कि अगर आपको रिसेंटली यूज्ड शेप्स में कुछ शेप दे रखी हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। लाइंस बना सकते हैं, रेक्टेंगल या बेसिक शेप, हर तरह की इसमें अलग अलग तरह की शेप दी हुई है। और किसी भी शेप को बनाने के लिए आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है। जैसे कि सबसे पहले इसमें टेक्स्ट बॉक्स वाली शेप है, यानी कि ये एक ऐसा बॉक्स होगा जिसके अंदर आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके, जैसे कि हमारे पावर पॉइंट में पहले से ही 2 टेक्स्ट बॉक्स थे जिसमें मैंने एक में पावर पॉइंट लिखा हुआ है और एक में लिखा हुआ है दिस इज ए प्रेजेंटेशन एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर। अगर आप एक और टेक्स्ट बॉक्स लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके और यहाँ पर इसको ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद जो भी आप इसमें टाइप करना चाहें वो टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया ड्राइंग टूल्स। उसके बाद इसमें अगर आप फॉन्ट का स्टाइल वगैरह कुछ चेंज करना चाहते हैं तो इसमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करके और यहाँ फ़ॉन्ट वाले ग्रुप में से आप जो भी चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं, जैसे फ़ॉन्ट बड़ा करना या कलर चेंज करना। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स पे कुछ अप्लाई करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करके और यहाँ से शेप फिल में आप कलर भर सकते हैं बैकग्राउंड का, और शेप आउटलाइन में कोई आउटलाइन का कलर, यानी कि जैसे मैंने रेड कलर कर दिया। और शेप इफेक्ट में बहुत सारे अलग अलग तरह के इफेक्ट हैं जो आप इस पे शेप पर अप्लाई कर सकते हैं। तो वैसे तो टेक्स्ट बॉक्स पर जब आप डबल क्लिक करेंगे बाउंड्री पर तो ऊपर ड्राइंग टूल्स आ जाएंगे बहुत सारे। ये टूल्स मैं आपको पर्टिकुलर जब शेप वाला या हम कोई टेक्स्ट बॉक्स वाला टॉपिक आगे करेंगे तब मैं आपको ये सारे ऑप्शंस बताऊंगा। इन सभी ऑप्शंस में से कुछ ऑप्शंस होम टैब के अंदर यहाँ पर पहले से ही दे रखे हैं, तो हम इस वाले वीडियो ट्यूटोरियल में बस इनके बारे में ही बात करेंगे और इनको सीखेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स से आप कोई भी बॉक्स बनाकर उसमें लिख सकते हैं या फिर उसमें कोई फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लाइन से आप लाइन बना सकते हैं, और कोई भी इनमें से अगर आपको शेप लेनी है तो उस पर क्लिक करके और ऐसे ड्रा कर देंगे तो वो शेप यहाँ पर बन जाएगी। शेप कोई भी हो सकती है। इसमें एक यहाँ पर स्क्रिबल वाली लाइन है जिस पे आप क्लिक करके एक पेंसिल का आइकन आ जाएगा और पेंसिल से आप जैसे ड्रा करते हैं वैसे ही ड्रा कर सकते हैं कोई भी शेप। और एक इसमें होता है कर्व, जैसे ये आर्क वाला, और एक होता है ये कर्व। आर्क में अगर आप ड्रा करेंगे तो एक आर्क बनेगी ऐसे, और कर्व वाले टूल में आप जब ऐसे लाइन खींचेंगे तो यहाँ से क्लिक करके और इसको गोल कर सकते हैं ऐसे, और जहाँ पे आपको ये बंद करनी हो तो वहाँ पे आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करने से आपकी ये शेप कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से इसमें कुछ ऐसी शेप हैं जिनमें आपको अलग तरीके से ड्रा करना पड़ेगा। तो यहाँ से कोई भी हम जब शेप बना लेते हैं तो हमारे पास फिर आगे अरेंज वाले ऑप्शंस आते हैं इन शेप्स को ऑर्डर वाइज लगाने के लिए, ग्रुप करने के लिए या पोजीशन चेंज करने के लिए। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर 3 शेप ले रहा हूँ। जैसे मैं इसको तो डिलीट कर रहा हूँ, जो नीचे लाइंस मैंने बनाई थी, क्लिक करके डिलीट। और मैंने यहाँ पर 3 शेप ले ली। शेप में अगर आप कलर फिल करना चाहते हैं तो शेप फिल वाला ऑप्शन होता है, यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हैं। अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे इनका सबका कलर चेंज कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने इन शेप्स को इधर लगा दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब ये ग्रीन कलर का जो ट्रायंगल है ये सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद रेड कलर का सर्कल और फिर ये रेक्टेंगल। तो अगर हम ये ग्रीन कलर का जो ट्रायंगल है इसको हम सबसे पीछे ले जाना चाहते हैं तो अरेंज में सेंड टू बैक करेंगे। सेंड टू बैक का मतलब सभी ऑब्जेक्ट से पीछे लगाना।
तो सेंड टू बैक पे क्लिक करने के बाद ये सभी ऑब्जेक्ट से पीछे चला जाएगा। अगर आप इसको कर देंगे ब्रिंग टू फ्रंट, किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी कि शेप को क्लिक करके, तो ब्रिंग टू फ्रंट वाला ऑप्शन क्लिक करने से ये सभी जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उन सब से आगे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि टेक्स्ट बॉक्स हो या कोई शेप हो या कोई फोटो हो, उन सभी को ही हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। तो अरेंज में पहले दो ऑप्शन इस तरह होंगे, सेंड टू बैक से वो शेप या वो ऑब्जेक्ट सबसे पीछे चला जाएगा, ब्रिंग टू फ्रंट से सबसे आगे आ जाएगा। अगर आप सेंड बैकवर्ड करेंगे तो वो शेप जो आपने क्लिक की है वो दूसरी शेप से एक पीछे चली जाएगी। यानी कि अगर अब मैं सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करूंगा तो ये जो ग्रीन कलर की ट्रायंगल है ये रेड कलर के सर्कल से पीछे चली जाएगी, लेकिन ब्लू कलर से आगे रहेगी। तो यानी कि एक ऑब्जेक्ट से पीछे जाएगी। तो सेंड बैकवर्ड करने से आप देखेंगे कि ट्रायंगल सिर्फ सर्कल से यानी कि एक ऑब्जेक्ट से ही पीछे गई है। और फिर अगर आप फिर इसमें सेंड बैकवर्ड करेंगे तो फिर ब्लू वाले से पीछे चली जाएगी। यानी इसमें 1 बाय 1 एक एक ऑब्जेक्ट से पीछे शेप जाएगी और ब्रिंग फॉरवर्ड से एक एक करके आगे आएगी। जैसे अगर मैंने अब इसको ब्रिंग फॉरवर्ड किया तो ये ब्लू कलर के रेक्टेंगल से आगे आ गई, और फिर अगर मैंने इस पे क्लिक किया ब्रिंग फॉरवर्ड पे, फिर रेड कलर के उस सर्कल से आगे आ गई। तो इस तरीके से आप ये ऑर्डर वाले 4 ऑप्शन कर सकते हैं। उसके बाद ग्रुप करने के लिए आप, ग्रुप का मतलब क्या होता है, जब आप 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा कर देते हैं ताकि आप उनको एक को सरकाएं तो दोनों तीनों जितने भी ऑब्जेक्ट आपने ग्रुप किए हैं वो सारे इकट्ठे मूव हों, इकट्ठे उसकी पोजीशन चेंज हो। तो इसको अप्लाई करने के लिए मान लीजिए आपने ये एक किस्म का लोगो बना दिया या फिर आपने एक ये ड्राइंग बनाई और आप चाहते हैं कि ये तीनों जो है वो इकट्ठे हो जाएं ताकि आप इनको एक को सरकाएं तो ये तीनों ही सरकें। तो उसके लिए तीनों को शिफ्ट बटन दबाकर, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स को आपने ग्रुप करना है उसको शिफ्ट बटन दबाकर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले इस पे ट्रायंगल पे क्लिक किया, उसके बाद इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, उसके बाद फिर रेड कलर के सर्कल को शिफ्ट दबा के क्लिक किया, फिर उसके बाद इस रेक्टेंगल को क्लिक किया। तो जब ये तीनों ऑब्जेक्ट्स पर पॉइंट आ जाएंगे तो इसका मतलब ये तीनों सिलेक्ट हो गए हैं। सिलेक्ट होने के बाद आपका ग्रुप वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। तो ग्रुप वाला ऑप्शन तभी हाईलाइट होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा शेप्स हम क्लिक करते हैं या सिलेक्ट करते हैं। तो जब हम ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये इनका एक पूरा ग्रुप बन जाएगा और आप किसी भी शेप को सरकाएंगे तो ये तीनों इकट्ठी ही सरकेंगी। अगर आप इनको अलग अलग करना चाहते हैं तो आप इनको अनग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप पे क्लिक करने से इनके पॉइंट्स अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन अभी अगर आप इसको मूव करेंगे तो इकट्ठे मूव होंगे क्योंकि सभी पे पॉइंट सिलेक्टेड है। जब आप इस पे एक बार बाहर क्लिक करेंगे और फिर सरकाएंगे तो ये अलग अलग ही सरकेंगे। तो इस तरीके से आप अनग्रुप वाला ऑप्शन कर सकते हैं इन सबको अलग अलग करने के लिए। और मान लीजिए आपने इसको यहाँ लगाना था तो आपने इसको चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद अब फिर से ग्रुप करना है, तो फिर से ग्रुप करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ तीनों को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ आप अरेंज में रीग्रुप पे क्लिक कर देंगे, किसी भी एक शेप को क्लिक करके, तो रीग्रुप से ये दोबारा ग्रुप हो जाएंगे। तो रीग्रुप का मतलब ही होता है दोबारा ग्रुप करना। जब आप इसको रीग्रुप करेंगे तो दोबारा से ये तीनों शेप ग्रुप हो जाएंगी। तो ग्रुप तो होता है फर्स्ट टाइम जब शिफ्ट के साथ आप सिलेक्ट करते हैं और फिर ग्रुप करते हैं। अनग्रुप से आप उनको अलग अलग कर सकते हैं और रीग्रुप से किसी भी एक शेप को, उनमें से जिनको आपने ग्रुप किया था पहले, उनमें से एक शेप को क्लिक करके और रीग्रुप कर सकते हैं। अभी मैं इनको अनग्रुप कर रहा हूं। अनग्रुप करके बाहर पहले क्लिक करेंगे ताकि वो जो ऑप्शन है हमारे अलग अलग शेप्स पर हम अप्लाई कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें अलाइन। अलाइन में भी आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस मेन्यू में अलाइन टू स्लाइड वाला ऑप्शन ऑन है क्योंकि अभी आपने सिर्फ एक ही शेप को क्लिक किया हुआ है। तो जब आप एक शेप को या एक फोटो को या फिर एक किसी टेक्स्ट बॉक्स को, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं तो अलाइन टू स्लाइड वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली ऑन होता है। और इसमें आपके पास लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडल, बॉटम ये वाले ऑप्शन आएंगे। मान लीजिए आपने इस ग्रीन ट्रायंगल पर क्लिक किया हुआ है। इस पर क्लिक करने के बाद अरेंज में आप जब अलाइन में अगर सेंटर करेंगे तो ये पेज के यानी कि स्लाइड के, क्योंकि ऑप्शन हमने क्या कर रखा है यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है अलाइन टू स्लाइड। तो स्लाइड का मतलब पेज होता है, तो पेज के सेंटर में अलाइन कर देगा जब हम अलाइन सेंटर पे क्लिक करेंगे। अगर आप अलाइन लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड में ये सरक जाएगी शेप पेज के यानी कि स्लाइड के। इस तरीके से अगर आप मिडल करेंगे तो ऊपर नीचे से बीच में हो जाएगी। तो ये 6 जो ऑप्शन है अलाइन के, इनमें आप इसको पेज के इधर उधर कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स
ये ऑप्शन कब हाईलाइट होगा, जब हम 2 या 3 शेप्स को इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे तब हमारा ये ऑप्शन ऑन होता है, और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली भी तभी चलेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी शेप्स यहाँ पर ऐसे हैं अरेंज, और इनमें आप चाहते हैं कि सभी शेप्स में बराबर बराबर गैप आ जाए। फॉर एग्जांपल अभी इसमें गैप इतना है और इन दोनों शेप्स में गैप इतना है, और इन तीनों के बीच में जो हॉरिजॉन्टल गैप है उसको आप बराबर करना चाहते हैं, तो तीनों को शिफ्ट बटन दबाकर और क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे हम, और फिर उसके बाद अरेंज में, अलाइन में, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली पे क्लिक करेंगे, तो इनके बीच में जो गैप है ये दोनों में बराबर हो जाएगा। अगर आपकी शेप्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा आपको समझाने के लिए यहां पर अरेंज कर रहा हूं। अब मान लीजिए रेड सर्कल और ग्रीन ट्रायंगल के बीच में कम गैप है और इनमें थोड़ा सा ज्यादा है, तो अगर आप इनको बराबर करना चाहते हैं तो तीनों को शिफ्ट के साथ शिफ्ट बटन दबा के और क्लिक कर देंगे ताकि तीनों सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद अरेंज में, अलाइन में, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली पे क्लिक करेंगे, जैसे कि इसके आइकन में भी आपको दिखा रहा है कि ये वर्टिकल शेप होती है तब अप्लाई होता है। तो डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करने से इनका जो बीच का गैप है वो बराबर हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि रेड कलर के सर्कल और ग्रीन कलर के ट्रायंगल में ये थोड़ा सा गैप है यहाँ पे, और उतना ही गैप ऊपर भी यहाँ पर आया हुआ है। तो इस तरीके से आप अलाइन में ये वाले ऑप्शंस कर सकते हैं। तो जब 2 या 3 ऑब्जेक्ट्स सिलेक्टेड होंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर शेप सिलेक्टेड कर रखी है, तो आपका अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक, और तब लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, बॉटम ये वाले जो ऑप्शंस हैं ये अलग तरीके से काम करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए सेंटर का, अलाइन सेंटर वाला ऑप्शन आपको बता रहा हूँ कि अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट जब ऑन होगा तो अलाइन सेंटर और ये सारे कैसे काम करेंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि सभी जो शेप्स हैं उनका जो मिडल पॉइंट है ये वाला सेंटर का, ये एक सीध में नहीं है, यानी कि सारी शेप्स जो है वो इधर उधर है। अगर आप चाहते हैं कि सभी शेप्स एक दूसरे के सीध में हो जाएं, सेंटर में हो जाएं, तो उसके लिए जब आप इनको सिलेक्ट कर लेते हैं तो अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स में ऑन होने के बाद जब आप अलाइन सेंटर करेंगे तो ये शेप्स स्लाइड की बजाय एक दूसरे के सेंटर में हो जाएंगी। तो अलाइन सेंटर पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये शेप्स जो है एक दूसरे के बिल्कुल सीध में आ गई हैं। अगर आप इसको अलाइन में अलाइन मिडल कर देंगे तो अलाइन मिडल पर क्लिक करने से ये शेप्स एक दूसरे के बिल्कुल मिडल में आ जाएंगी, यानी कि बीच में आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप अलाइन में लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, बॉटम इन सभी ऑप्शंस को अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स वाले ऑप्शन ऑन होने के बाद अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूं ताकि शेप्स पहले जैसी हो जाएं, जैसे पहले पोजीशन में थी। उसके बाद है ऑप्शन व्यू ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन वाले इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो हमारे पेज में ये बॉक्स बन जाएंगे डॉट डॉट वाले, जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रिड लाइन। ये हम किस लिए यूज करते हैं, अभी मैं फिलहाल इन सर्कल को और इसको शेप्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ, सिर्फ एक बॉक्स रख रहा हूँ। तो ये हम कब यूज करते हैं, जब हमको पेज को डिवाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ 3 जो बॉक्स हैं ग्रिड के और 2 नीचे, इस तरीके से इतनी बड़ी शेप बनाना चाहता हूँ और इसके अंदर कोई लोगो या कुछ बनाना चाहता हूँ तो वो बना सकता हूँ। ये एक किस्म से मापने के लिए होता है कि आप एक एग्जैक्ट पोजीशन पे और एग्जैक्ट साइज का कोई चीज बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए। ग्रिड लाइन को अगर आप ऑफ करना चाहते हैं तो यहां से भी ऑफ कर सकते हैं। उससे अगला ऑप्शन है अलाइन में ग्रिड सेटिंग्स। ग्रिड सेटिंग्स में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है इसमें स्नैप टू। स्नैप टू का मतलब क्या होता है, स्नैप का मतलब वैसे तो खींचना होता है, यानी कि कैमरे से कोई स्नैप खींचना, लेकिन यहाँ पे स्नैप का मतलब है कि उसकी तरफ खींचना, यानी कि उसकी तरफ जाना। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है स्नैप ऑब्जेक्ट्स टू ग्रिड। तो ग्रिड हमारी कौन सी है, जो ये डॉट डॉट वाली लाइंस थी, और स्नैप ऑब्जेक्ट्स टू ग्रिड वाले ऑप्शन को अगर हम ऑन रखेंगे तो हमको ग्रिड लाइन ऑन करने के लिए या तो आप उसमें अलाइन वाले ऑप्शन में व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा डिस्प्ले ग्रिड ऑन स्क्रीन। तो डिस्प्ले ग्रिड ऑन स्क्रीन ये वाला मैंने ऑप्शन ऑन कर दिया और फिर कर दिया ओके। तो डिस्प्ले ग्रिड ऑन स्क्रीन और व्यू ग्रिड लाइन ये दोनों ऑप्शन ही सेम है। चाहे तो आप इसके सेटिंग्स में जाकर ऑन कर लीजिए वो ऑप्शन, या फिर आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से आप ग्रिड लाइन को ऑन कर सकते हैं।
तो पहला ऑप्शन हमारा था स्नैप ऑब्जेक्ट्स टू ग्रिड। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने शेप ले रखी है वो शेप जब आप ऐसे ले जाएंगे, मान लीजिए अभी मेरी शेप यहाँ पे है और मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जा रहा हूँ, तो ये उस ग्रिड लाइन पे एकदम जैसे मैग्नेट की तरह खिंचती है, तो मैग्नेट की तरह उस लाइन के ऊपर एकदम चली जाएगी। उसके बीच में मैं इसको शेप को पोजीशन को सेट नहीं कर पाऊंगा। तो इसमें ऐसा होता है कि हम जब भी शेप को ग्रिड लाइन पे ले जाएंगे तो वो एकदम से उसके ऊपर खिंच जाती है, जैसे अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है। और अगर आप वो ऑप्शन ऑफ कर देंगे, मान लीजिए मैंने ग्रिड सेटिंग्स में जाकर इस ऑप्शन को ऑफ कर दिया और फिर कर दिया ओके, अब आप इसको बिल्कुल पास तक ले जा सकते हैं। अभी देखेंगे आप, मैं इनके डॉट्स के बिल्कुल पास तक यहाँ पे शेप को लगा चुका हूँ, यानी कि उनकी पोजीशन को हम बिल्कुल पास तक लगा सकते हैं। अब इसमें वो खिंचाव नहीं रहेगा, वो मैग्नेट वाला जो एक खींचने वाली प्रोसेस थी वो नहीं होगी। तो इसका मतलब ये होता है। उसके बाद ग्रिड सेटिंग्स में दूसरा ऑप्शन है इसमें स्नैप ऑब्जेक्ट्स टू अदर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ खींचेगा जब भी आप उसको दूसरे ऑब्जेक्ट के पास ले जाएंगे। तो अगर आपने ये वाला ऑप्शन ऑन कर दिया तो मान लीजिए आपने दो शेप ले रखी हैं, मैंने यहाँ पर एक और शेप बना दी। अब जब आप इस शेप को उस शेप के पास ले जाएंगे तो पास ले जाते ही वो एकदम उसके ऊपर जाएगी, यानी कि अभी यहाँ तक है ये शेप, और जैसे ही अगर आप इसको थोड़ा सा भी आगे करेंगे तो ये उस शेप की लाइन पर ऑटोमेटिक खिंच जाएगी, जैसे एक मैग्नेट खींचता है। तो ये इसका इफेक्ट होता है। और अगर आप वहां से ये ऑप्शन ऑफ कर देंगे, अलाइन में ग्रिड सेटिंग्स में स्नैप ऑब्जेक्ट्स टू अदर ऑब्जेक्ट्स, ये वाला ऑप्शन अगर आप ऑफ कर देंगे तो अब अगर इसको सरकाएंगे तो आप इस शेप के बिल्कुल पास तक ले जा सकते हैं, ये एकदम उसके पास मैग्नेट की तरह नहीं खींचेगा। तो स्नैप वाले ऑप्शन इस तरीके से होते हैं। उसके बाद अभी आप देखेंगे तो ग्रिड लाइन का जो साइज है वो छोटे छोटे बॉक्स में आ रहा है, और रेंज में अलाइन में अगर आप ग्रिड सेटिंग्स में यहाँ पे जो स्पेसिंग दिया हुआ है, स्पेसिंग में 0.083 ये डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इतना ही सेट होता है। अगर आपने यहाँ पर सेट कर दिया फॉर एग्जांपल 0.2 इंच, क्योंकि यहाँ पे इंचेस लिखा हुआ है, तो अगर आपने यहाँ पर ये सेट कर दिया और फिर ओके, तो आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा ज्यादा गैप आ गया। इसको दिखाने के लिए मैं थोड़ा और बढ़ा रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से दिख जाए। तो मैंने इसमें 0.5 का गैप दे दिया और फिर ओके। तो अब आप देखेंगे कि इसमें बॉक्स जो है उनकी जो डॉट्स है ग्रिड लाइन की, उनमें हाफ इंच का गैप आ रहा है। तो इस तरीके से आप वहां से जो सेटिंग करेंगे ग्रिड लाइन आपकी वैसे ही हो जाएगी। अभी मैं फिर से उसको उतना ही कर रहा हूं जितना पहले था। तो ग्रिड सेटिंग्स में जाकर और मैंने यहाँ पर 0.083 कर दिया और फिर ओके। तो ये पहले जैसे हमारी ग्रिड लाइन पहले थी वैसे हो जाएगी। उसके बाद ग्रिड सेटिंग्स में अगला ऑप्शन है डिस्प्ले ड्राइंग गाइड्स ऑन स्क्रीन। तो इससे क्या होगा, एक तो होती है ग्रिड लाइन और एक होती है गाइड लाइन। तो ग्रिड लाइन में तो पूरी स्क्रीन पर आपके पास बॉक्स बन जाएंगे डॉट डॉट वाले, और अगर आप डिस्प्ले ड्राइंग गाइड्स ऑन स्क्रीन ये वाला ऑप्शन ऑन कर देते हैं और फिर ओके, तो फिर आपके इस पे पेज पर दो गाइडलाइन आ जाएंगी, एक तो ये और एक ये। इसको आप क्लिक करके कैसे भी ऊपर नीचे सरका सकते हैं। ये पेज के जो पार्ट होते हैं उनको डिवाइड करने के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो इस पार्ट में इतना हो जाए, जैसे मैं इसको चेंज कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, यहां से मैंने इसको सरका दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कॉर्नर पे एक इतना बॉक्स बन गया है और ये जगह अलग सेट हो गई है और इस साइड वाली अलग जगह सेट हो गई है। तो इस तरीके से पेज के हमारे 4 हिस्से हो गए और हम उन चारों हिस्सों पे अलग अलग तरह से काम कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक गाइड करने के लिए लाइंस लगी होती हैं। इनको अगर आपने हटाना है तो ग्रिड सेटिंग्स में जाकर डिस्प्ले ड्राइंग गाइड्स को ऑफ कर देंगे तो हमारे पेज से जो गाइडलाइंस है ये हट जाएंगी, और डिस्प्ले ग्रिड अगर ऑफ कर दोगे तो ग्रिड लाइन हट जाएंगी। तो ये हमारे ऑप्शन होते हैं ग्रिड एंड गाइड्स के। इसमें एक बटन दिया होता है यहाँ पे सेट एज डिफॉल्ट। तो जो भी आप इसमें सेटिंग करके सेट एज डिफॉल्ट करेंगे तो नई फाइल लेने पे यही सेटिंग ऑटोमेटिकली आपको हर बार मिलेगी। तो सेट एज डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि जब भी आप नई फाइल लेंगे तो उसमें ये सेटिंग ऑलरेडी अप्लाई होकर आपको मिलेगी। अभी मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा और मैंने कर दिया ओके, तो गाइडलाइन और ग्रिड लाइन दोनों ही ऑफ हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम अलाइन में ये सारे ऑप्शंस कर सकते हैं। उसके बाद रोटेट का ऑप्शन आता है। रोटेट में
मान लीजिए अभी मैं इसमें शेप ये वाली ले रहा हूँ ताकि आपको रोटेट वाले सारे ऑप्शन इजीली समझ में आ जाए। तो इस शेप में रोटेट करने के लिए वैसे तो ग्रीन कलर का ये पॉइंट दिया होता है किसी भी शेप में या किसी भी ऑब्जेक्ट में, यानी कि पिक्चर वगैरह में या टेक्स्ट बॉक्स में, सभी में ये ग्रीन कलर का पॉइंट होता है। जैसे अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स पे भी क्लिक करूंगा तो भी यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर का पॉइंट मिलेगा। वैसे आप इसको या टेक्स्ट बॉक्स को या किसी फोटो को किसी को भी रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेट में जब आप रोटेट राइट साइड 90 डिग्री करेंगे तो आप देख सकते हैं कैसे वो इस साइड 90 डिग्री राइट साइड में रोटेट हो गया है। जैसे कि मैं आपको ये सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, तो ट्रायंगल को मैंने क्लिक करके रोटेट में 90 डिग्री कर दिया, तो जो हमारी शेप हमारी सीधी थी वो राइट साइड में मूव हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। अगर लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट साइड में रोटेट हो जाएगी। फ्लिप वर्टिकल से ऊपर से नीचे रोटेट हो जाती है और फ्लिप हॉरिजॉन्टल से दाएं से बाएं। तो मान लीजिए अगर आपने इसको क्लिक किया टेक्स्ट बॉक्स को और इसमें आपने वर्टिकल किया तो देखिए उसका टेक्स्ट जो है ऊपर से नीचे पलट गया, और हॉरिजॉन्टल करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में इधर से उधर पलट जाता है। तो रोटेट में अगर आप हॉरिजॉन्टल करते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में बॉक्स तो सेम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वर्टिकल में ये ऊपर नीचे दिखा देगा। तो कई शेप अगर दोनों साइड से सेम होती हैं तो उनको फ्लिप करने से कोई फर्क दिखता नहीं है, लेकिन वैसे फ्लिप वर्टिकल का मतलब होता है ऊपर से नीचे पलटना, और फ्लिप हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लेफ्ट से राइट पलटना। उसके बाद मोर रोटेशन ऑप्शंस में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। उसमें सबसे पहले ऑप्शन का टैब है साइज, और उसके बाद टैब है पोजीशन का टैब, उसके बाद है अल्टरनेट टेक्स्ट यानी कि अल्ट टेक्स्ट यानी अल्टरनेटिव टेक्स्ट। साइज वाले ये ऑप्शंस क्या हैं इसको समझाने के लिए मैं शेप पर क्लिक कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने इस पे ट्रायंगल पे क्लिक कर दिया और रोटेट में मोर रोटेशन ऑप्शन पे क्लिक किया। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास जो ये स्क्रीन आई है इसमें सबसे पहले है साइज एंड रोटेट। साइज एंड रोटेट में हाइट अगर आप चेंज करेंगे तो आप देखेंगे स्क्रीन पर वो ऑब्जेक्ट जो है जो भी आपने सेलेक्ट किया, जैसे मैंने ट्रायंगल सेलेक्ट किया है तो ट्रायंगल की हाइट कम ज़्यादा हो रही है, विड्थ से आप उसकी विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं, और वही काम आप इनके जो शेप्स के पॉइंट्स होते हैं उनसे भी कर सकते हैं। रोटेशन आप इस ग्रीन वाले पॉइंट से कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर रोटेशन बढ़ाएंगे तो ये वैसे ही रोटेट होगा जितनी डिग्री आप यहाँ से रोटेट करेंगे। तो इस तरीके से आप रोटेट वाला ऑप्शन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन थे हमारे साइज एंड रोटेट। उसके बाद है स्केल। स्केल में क्या होता है, जो हमारा हाइट और विड्थ बढ़ती है या कम होती है तो वो परसेंटेज में होती है। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे 73 की बजाय 100 कर दिया और फिर कर दिया क्लोज, तो वो जो शेप है वो 100% बड़ी हो जाएगी जैसे पहले थी। और अगर आप कर देते हैं जैसे यहाँ पर 200 हाइट की बजाय, फॉर एग्जांपल मैं विड्थ में 200 कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखना कि हाइट जो है 100% है लेकिन विड्थ 200% है, और फिर मैंने इसको कर दिया क्लोज, तो आप देखेंगे सिर्फ उसमें विड्थ में ही इंक्रीमेंट हुआ है लेकिन हाइट जो है उसकी उतनी ही है। तो हाइट तो 100% है लेकिन विड्थ को हमने 200% यानी कि डबल कर दिया। तो शेप को इस तरीके से आप स्केलिंग कर सकते हैं। अब इसमें मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ एक बार आपको एक और ऑप्शन समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक ऑप्शन होता है लॉक एस्पेक्ट रेशो। अगर आपने ये वाला ऑप्शन ऑन कर दिया और फिर आप चेंज करेंगे कुछ भी, मान लीजिए आपने हाइट को 200% किया तो विड्थ ऑटोमेटिकली 200% हो जाएगी, यानी कि अगर आप हाइट को बढ़ाएंगे डबल तो विड्थ भी उतने ही परसेंटेज के हिसाब से, उतनी ही रेशो के हिसाब से बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने ऑप्शन ऑन कर रखा है लॉक एस्पेक्ट रेशो। और फिर अगर हम इसको क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे कि हाइट के साथ साथ विड्थ भी डबल हो गई है इसकी। तो लॉक एस्पेक्ट रेशो में हाइट विड्थ दोनों ही इकट्ठी अगर आपने कम या ज़्यादा करनी है तो इसके लिए हम ये वाला ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आते हैं रिलेटिव टू ओरिजिनल पिक्चर साइज और बेस्ट स्केल फॉर स्लाइड शो। तो ये ऑप्शन कब चलेंगे, जब हम किसी भी फोटो को लगाते हैं तो ये ऑप्शन फोटोज पे चलते हैं, जैसे क्रॉप फ्रॉम वाले भी ऑप्शन जो है, और जो ये रीसेट वाला ऑप्शन ओरिजिनल साइज में दिया हुआ है, ये सभी ऑप्शन हमारे पिक्चर में चलेंगे। तो अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज करके यहाँ पे मैं एक पिक्चर ले रहा हूँ फोटो लेने के लिए आप इंसर्ट में पिक्चर वाले बटन पे क्लिक करके और कोई भी फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने ये फोटो सेलेक्ट कर ली।
इस फोटो को आप पॉइंट से कम ज़्यादा छोटा बड़ा कर सकते हैं। फोटो जब आ जाती है तो फोटो पे डबल क्लिक करने से ऊपर पिक्चर टूल्स आते हैं, जिसके अंदर पिक्चर से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिनको मैं आपको पर्टिकुलर जब इंसर्ट पिक्चर वाला टॉपिक करेंगे तब मैं A to Z सारे ऑप्शंस बताऊंगा। फिलहाल अभी हम ड्राइंग टूल्स कर रहे हैं तो उसी के ऑप्शन करेंगे। तो पिक्चर को जब आप छोटा करके यहाँ पर लगा लेंगे और उसके बाद फिर रोटेट में मोर रोटेशन ऑप्शन में जाएंगे तो रिलेटिव टू ओरिजिनल पिक्चर साइज ये वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने ये ऑप्शन ऑन कर रखा है तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो ये 21% वाली हाइट या विड्थ है ये ओरिजिनल फोटो की 21% हाइट और विड्थ है। अगर आप रिलेटिव हटा देंगे और फिर क्लोज करेंगे तो ये फोटो उतनी ही क्या कर देगा, इसी फोटो को 100% मानेगा। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि ये ओरिजिनल फोटो का कितना साइज है, यानी कि ओरिजिनल फोटो का कितना हमने छोटा साइज किया है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर रिलेटिव टू ओरिजिनल पिक्चर साइज पे क्लिक करना पड़ेगा। अभी ये बता रहा है कि जो इसकी हाइट है वो 21% है और विड्थ भी 21% है। और अगर लॉक वाला ऑप्शन ऑन है तो दोनों में ही चेंज होगा ऑटोमेटिक, अगर आप एक में चेंज करेंगे। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ। अगर मान लीजिए हाइट को आपने 50% कर दिया और फिर कर दिया क्लोज, तो इससे क्या होगा, इसकी जो हाइट है ओरिजिनल फोटो का जितना साइज था उसकी 50% हाइट कर देगा ये। तो ओरिजिनल फोटो जितनी भी होती है उसका ये 50% कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आप वो वाला ऑप्शन ऑन करेंगे रिलेटिव वाला, रिलेटिव टू ओरिजिनल पिक्चर साइज, तो ये इस तरीके से काम करेगा। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो अब इस फोटो को ये 100% मानेगा। तो इस तरीके से अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी ओरिजिनल फोटो का ये कितना परसेंटेज है, तो सिर्फ आपको इसको ऑप्शन को ऑन करना है। उसके बाद है बेस्ट स्केल फॉर स्लाइड शो। तो अगर आप ये ऑप्शन ऑन कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक जब स्लाइड शो पे जितनी बड़ी फोटो हो सकती है ये उसको उतना सेट कर देगा। और अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो इसको वापस वैसा करने के लिए आपको Ctrl Z करना पड़ेगा, इसको क्लोज करके Ctrl Z। अभी मैं एक बार और Ctrl Z कर रहा हूं ताकि ये नॉर्मल हो जाए पहले जैसी। तो बेस्ट स्केल वाले ऑप्शन में एक तो ऑप्शन होता है कि ये ओरिजिनल जो स्लाइड शो पे पिक्चर दिखेगी ओरिजिनल वैसा स्केल कर देगा इसका। और इसको ऑन करने से क्या होता है, रेजोल्यूशन आता है यहाँ पर। रेजोल्यूशन का मतलब स्क्रीन का साइज। तो अगर आप इसमें कम रेजोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो स्लाइड शो है वो फास्ट चलेगा, यानी कि ये फोटो फास्ट लोड होगी। लेकिन अगर आपने हाई कर दिया तो फोटो स्लो लोड होगी। जब आप स्लाइड शो करेंगे यानी कि इसको प्रेजेंटेशन को चलाएंगे F5 करके, तब उस पर स्लो और फास्ट का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं, बट फिलहाल हम इसको ऑफ रखेंगे और इसको मैं वापस 40% और 40% कर रहा हूँ ताकि ये नॉर्मल फोटो हो जाए, छोटी हो जाए थोड़ी सी। तो ये ऑप्शन ऐसे चलेंगे। उसके बाद क्रॉप फ्रॉम का मतलब होता है आपने फोटो को कहाँ से काटना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लेफ्ट और राइट से 1-1 इंच काटना है, तो मैंने लेफ्ट में 1 इंच कर दिया और राइट में 1 इंच। तो यहाँ पर टाइप करने के बाद जब आप किसी दूसरे बॉक्स में क्लिक कर देते हैं तो ये साथ के साथ प्रीव्यू दिखा देता है। अभी आप देखेंगे तो ये लेफ्ट और राइट से कट गया। अगर मान लीजिए मैंने टॉप में 2 इंच कर दिया और फिर किसी बॉक्स के अंदर क्लिक कर दिया तो आप देखेंगे कि फोटो टॉप से 2 इंच कट गई है। तो क्रॉप का मतलब होता है काटना। आप फोटो को कितना काटना चाहते हैं और इसका कितना पोर्शन दिखाना चाहते हैं अपनी स्लाइड में, तो वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद ओरिजिनल साइज में ये बता रहा है कि फोटो का जो ओरिजिनल साइज है वो 14.4 इंच है और इसमें विड्थ जो है 13.67 इंच है। अगर आप इसको रीसेट पे क्लिक कर देंगे तो फोटो की जो ओरिजिनल फोटो का साइज है ये फोटो को वैसा कर देगा, उतना ही बड़ा। तो रीसेट पे क्लिक करने से फोटो उतनी बड़ी हो जाती है जितना इसका ओरिजिनल साइज है। अभी मैं इसको Ctrl Z कर रहा हूं ताकि फोटो पहले जैसी हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें पोजीशन। पोजीशन में अभी ये आपको बता रहा है कि जो आपकी फोटो है वो हॉरिजॉन्टल यानी कि लेफ्ट राइट से 3.92 इंच पर है और वर्टिकल यानी कि ऊपर से 2.78 इंच पर है। अगर आप इसको कम करेंगे, फॉर एग्जांपल कम कर रहे हैं तो ऊपर जगह कम हो रही है, यानी कि ये स्लाइड में 1.1 इंच से स्टार्ट हो रही है। और अगर हॉरिजॉन्टल कम करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में जाएगी। अभी क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर, यानी कि आपका जो फोटो का टॉप लेफ्ट कॉर्नर है
ये वहां से माप रहा है इसको कि इसकी पोजीशन क्या है। अगर आप इसको कर देंगे सेंटर, तो जो फोटो का सेंटर है, फोटो का सेंटर कहाँ पर होना चाहिए इसका, वो आप सेट कर सकते हैं। अभी फोटो हमारी ज़्यादा उधर हो गई है, तो फोटो का जो सेंटर है वो आपने सेंटर से फोटो इधर उधर करनी हो तो वो कर सकते हैं। यानी कि अब जो फोटो है वो जो आपका स्लाइड का सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से सरकेगी। अगर आप यहाँ से कर देते हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर, इसका मतलब है कि आपकी फोटो जो है वो स्लाइड के यानी कि पेज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर से सरकेगी। तो इस तरीके से आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जितना भी इसको सरकाना चाहें फोटो को सरका सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट अल्ट टेक्स्ट। अल्टर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि ये फोटो अभी तो आपके स्लाइड शो में लगी हुई है, प्रेजेंटेशन में लगी हुई है, लेकिन बाद में ये फोटो वहाँ ओरिजिनल पोजीशन से डिलीट हो जाती है या फिर यहाँ पर स्लाइड शो के दौरान शो नहीं हो पाती या फिर लोड नहीं हो पाती, ओपन नहीं हो पाती। तो अगर ये फोटो ओपन नहीं होगी तो इसकी जगह पे क्या लिखा जाए और ये आपको क्या टेक्स्ट शो करे, वो होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो इसमें मैंने टेक्स्ट लिख दिया जैसे दिस इज क्यूट गर्ल पिक। तो जब ये फोटो किसी भी एरर की वजह से या किसी भी कारण से स्लाइड शो में लोड नहीं होगी तो उस टाइम पे आपको ये वाला अल्टरनेटिव टेक्स्ट स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा। इसका सिर्फ यही यूज है और ये ज़्यादातर हम वेबसाइट बनाने में करते हैं। जब वेबसाइट्स में आपकी ये स्लाइड अगर हम एम्बेड करेंगे यानी कि लिंक करेंगे और वहाँ पर ये फोटो अपलोड नहीं हुई या वहाँ पर ओपन नहीं हो रही तो ये वाला टेक्स्ट वहाँ पर दिखेगा। जैसे कि आप नीचे भी देख सकते हैं, इनके डिस्क्रिप्शन में भी यही लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप साइज वाले ये सारे ऑप्शन, पोजीशन के और अल्ट वाले ये ऑप्शन कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा साइज एंड पोजीशन का पूरा डायलॉग बॉक्स, A to Z सारे ऑप्शंस। अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें सिलेक्शन पेन। तो सिलेक्शन पेन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो साइड में आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में यहाँ पर एक छोटा सा बटन दिया होता है डाउन एरो का। इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, मूव, साइज और क्लोज। क्लोज तो आप यहाँ से कांटे वाले बटन पे क्लिक करके भी क्लोज कर सकते हैं। इसको अगर मूव करना है तो आप इसके टाइटल पे क्लिक करके और उठा के इधर ला सकते हैं, तो ये मूव हो गया। और इसको छोटा बड़ा करना है तो ये साइज हो जाता है, अगर आप इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं। अगर आप इसको साइड में ऑटोमेटिक फिट करना चाहते हैं तो इसका जो टाइटल है सिलेक्शंस एंड विजिबिलिटी, इस पर अगर आप डबल क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पर साइड में सेट हो जाएगा। ये किस लिए होता है, अभी मैं फोटो को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ ताकि मैं ऑप्शंस आपको समझा सकूँ। अभी अगर आप देखेंगे तो ये पिक्चर पे मैंने अगर क्लिक किया तो यहाँ पर पिक्चर 15 के नाम से यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, शेप्स ऑन दिस स्लाइड। तो इसके हर एक ऑब्जेक्ट के आगे एक आई का बटन दिया हुआ है। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपको स्लाइड में नहीं दिखेगा और ऑन कर देंगे तो दिखेगा। इस तरीके से आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, चाहे वो शेप हो, चाहे फोटो हो या टेक्स्ट बॉक्स हो, किसी को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं शो ऑल और हाइड ऑल, अगर आप हाइड ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारी जितनी भी शेप है वो सारी छुप जाएंगी, शो ऑल करेंगे तो सारी दिख जाएंगी। उसके बाद आता है रीऑर्डर। अगर मान लीजिए अब ये फोटो सबसे आगे है, अगर आप इसको सबसे पीछे करना चाहते हैं तो रीऑर्डर में जो ये डाउन एरो का बटन दिया हुआ है सेंड बैकवर्ड, तो ये सेंड बैकवर्ड वाला वही ऑप्शन है जो आपने यहाँ पे किया था। ठीक है, तो सेंड बैकवर्ड और ब्रिंग फॉरवर्ड, ये दोनों ऑप्शन जो है, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। अगर आप एक एक करके सेंड बैकवर्ड करेंगे तो ये फोटो एक एक ऑब्जेक्ट से पीछे जाती रहेगी। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अभी ये 2 शेप से नीचे चलेगी और उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स से नीचे चलेगी। उसके बाद अब ये दूसरे टेक्स्ट बॉक्स से सबटाइटल से नीचे चलेगी। तो ये जो टेक्स्ट है ये आगे आ गया। और फोटो को अगर आपने आगे लाना है तो यहाँ पर लिस्ट में उसको क्लिक कर दो या फिर आप स्क्रीन में भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद या फिर आप स्लाइड में भी उस फोटो को या ऑब्जेक्ट को क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से कर दिया ब्रिंग फॉरवर्ड, तो जितना आप इस पे क्लिक करते जाएंगे ये फोटो उतनी ही ऊपर आती जाएगी दूसरे ऑब्जेक्ट से, और आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा कि ये फोटो कहाँ पर है। ये अभी इन सभी शेप से या सभी जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सब से ऊपर है। तो इस तरीके से आप रीऑर्डर में ऑर्डर वाइज इसको सेट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा सिलेक्शन एंड विजिबिलिटी वाला पेन। इसको हम यहाँ से क्लोज करना चाहें तो क्लोज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे अरेंज मेन्यू में जितने भी ऑप्शंस थे वो। उसके बाद आता है हमारा ऑप्शन क्विक स्टाइल्स। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्विक स्टाइल्स में
ये वाले ऑप्शन आएंगे। ये हमारे सिर्फ शेप का जो हमने पिक्चर सेलेक्ट किया है उसका बॉर्डर ही चेंज कर रहा है, लेकिन बेसिकली ये हमारी शेप्स पर अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये राउंडेड रेक्टेंगल सेलेक्ट कर ली और इस पर अगर मैं कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ तो क्विक स्टाइल पे क्लिक करके कोई भी स्टाइल इसमें से अगर हम पॉइंटर ले जाएंगे उस स्टाइल पे तो ये अप्लाई हो जाएगा, या फिर आप उस पर राइट क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप कोई और स्टाइल देना चाहते हैं तो अदर थीम्स में यहाँ पर और भी स्टाइल है, इनमें से कोई स्टाइल अगर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि कोई भी स्टाइल जो है वो बाय डिफॉल्ट सेट हो जाए, मान लीजिए आपने इस वाले स्टाइल को राइट क्लिक करके और सेट एज डिफॉल्ट शेप पे ऑन कर दिया, अगर इसको मैंने क्लिक कर दिया तो अब जितनी भी शेप मैं बनाऊंगा ऊपर से, फॉर एग्जांपल मैं ये शेप बना रहा हूँ तो वो उसी ही डिजाइन की आएंगी क्योंकि आपने उसको क्या कर दिया, सेट एज डिफॉल्ट। तो अब मैं कोई भी शेप बना रहा हूँ वो उसी डिजाइन की आ रही है, उसी स्टाइल की आ रही है। तो किसी भी इन पे स्टाइल पे राइट क्लिक करके जब आप सेट एज डिफॉल्ट शेप करते हैं तो ये शेप बाय डिफॉल्ट सेट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार। इसका मतलब क्या है, हमारा क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है वो यहाँ होता है होम टैब के ऊपर। तो अगर आप क्विक स्टाइल वाला जो बटन है वो यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसमें किसी पे भी राइट क्लिक करके ऐड गैलरी टू क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद हमारा जो क्विक एक्सेस टूल बार है उसमें शेप क्विक स्टाइल्स का यहाँ पर बटन लग जाएगा और वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो ऐसे लगा सकते हैं, अगर इसको हटाना है तो यहाँ पर इसी बटन पे राइट क्लिक करके रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार पे हम क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरीके से आप क्विक स्टाइल्स कोई भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर उसको एज ए डिफॉल्ट शेप सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें शेप फिल। तो जैसे मैंने किसी भी शेप पे क्लिक कर दिया और शेप फिल में कोई भी हमने यहाँ पर कलर अप्लाई करना है वो कलर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कलर अप्लाई कर दिया, अगर आप इनमें से कोई कलर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, नहीं तो मोर फिल कलर्स में क्लिक करके यहाँ से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से उसको डार्क लाइट कर सकते हैं, या फिर स्टैंडर्ड वाले कलर्स जो हैं उनमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कलर के ऑप्शन है, कोई भी क्लिक करके ओके करेंगे तो वो कलर का जो फिल है वो इसमें भर देगा। पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आप फोटो इसके अंदर लगा सकते हैं। तो पिक्चर पे क्लिक करने के बाद अगर आपने कोई फोटो इसके अंदर लगानी है तो वो फोटो हम क्लिक कर देंगे तो वो फोटो यहाँ पर इसके अंदर सेट हो जाएगी। उसके बाद अगर आप ग्रेडियंट यानी कि कलर की शेडिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी कलर की शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे डार्क या फिर लाइट, तो इनमें से अलग अलग शेडिंग है। कोई भी अगर आप शेडिंग अप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगी। सबसे पहले आपको वो कलर सेलेक्ट करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए मैंने रेड कलर की शेडिंग देनी है तो मैंने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया और फिर ग्रेडियंट में आप जो भी यहाँ से स्टाइल सेलेक्ट करेंगे वो ग्रेडियंट का स्टाइल वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप और इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर नीचे मोर ग्रेडियंट्स का ऑप्शन होता है। मोर ग्रेडियंट्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये सारे ऑप्शंस आएंगे। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ जब हमने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टूल्स किए थे। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टूल्स में टेक्स्ट डायरेक्शन के मोर ऑप्शंस में जाके करवा चुका हूँ। तो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तब भी ये सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे आपको, तो इसलिए मैं ये ऑप्शन यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा। अगर आपको ये सारे ऑप्शन सीखने हैं तो मैंने ऊपर आई बटन में एक लिंक दे दिया है, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख के और ये सारे ऑप्शंस सीख सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्सचर। टेक्सचर में अगर आप कोई भी इनमें से टेक्सचर अप्लाई करना चाहते हैं वो क्लिक कर दीजिए तो वो इसके अंदर शेप के अंदर फिल हो जाएगा। और अगर आप मोर टेक्सचर पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करने से आपके पास वही ऑप्शन खुलेंगे और ये ऑप्शन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, तो आप वहां से देख सकते हैं। अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। उसके बाद अगर आपने शेप में कुछ भी नहीं फिल करना तो उसके लिए ऑप्शन होता है नो फिल। अब लेकिन नो फिल करने से आप देखेंगे कि शेप यहाँ पर गायब हो रही है, यानी कि हाइड हो रही है, क्योंकि उसकी आउटलाइन तो हमने बना नहीं रखी और उसके अंदर कलर भी हम फिल नहीं कर रहे, तो इसलिए वो शेप नहीं दिख रही। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है शेप आउटलाइन। शेप आउटलाइन में फॉर एग्जांपल मैंने ब्लैक कलर की इसकी आउटलाइन अप्लाई कर दी। अब अगर हम शेप फिल में नो फिल करेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी बाउंड्री यानी कि आउटलाइन तो आ रही है, लेकिन अंदर का जो फिल कलर है वो हट गया। तो नो फिल से क्या होता है, अंदर का जो कलर है वो हट जाता है और इसके आर पार दिखेगा शेप के। और अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो व्हाइट कलर भर सकते हैं,
तो वाइट कलर हमने फिल में दे दिया और शेप की आउटलाइन हमने ब्लैक कर दी, तो हमारी शेप ऐसे नॉर्मल दिखेगी। वैसे शेप आउटलाइन में अगर आप कोई आउटलाइन का कलर देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। अगर आपने लाइन की मोटाई करनी है तो आप लाइन की मोटाई कर सकते हैं यहाँ से, तो लाइन की मोटाई करके भी आप कलर दे सकते हैं चेंज करने के लिए। उसके बाद डैश डैश वाला अगर स्टाइल करना है तो वो कर सकते हैं। कोई भी इनमें से स्टाइल क्लिक करेंगे तो वो स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अभी ये यहाँ पर क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि इसमें लाइन की मोटाई ज़्यादा है, तो हम वेट में जाकर लाइन की मोटाई कम कर देंगे। मोटाई कम करने के बाद फिर हम यहाँ से डैश डैश वाला स्टाइल अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाई हो जाएगा। तो किसी रीजन से ये यहाँ पर नहीं दिख रहा, इसलिए मैं इसको फोटो पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि शेप पर ये विजिबल नहीं हो रहा। तो हम फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ से कोई भी फोटो का आउटलाइन कलर ले लेंगे और उसके बाद उसकी मोटाई कर देंगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर वो स्टाइल अप्लाई करके देखते हैं डैश वाला। तो आप देखेंगे कि फोटो पे ये अप्लाई हो रहा है, शेप पे अप्लाई नहीं हो रहा था। तो ये डैश वाला जो स्टाइल है ये हमारा फोटो के ऊपर बाउंड्री जब हम देते हैं तब अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें एरोज का। एरोज वाला ऑप्शन तब चलेगा जब हमने अपनी स्लाइड में कोई एरो ले रखी हो, तो यहाँ से शेप में, मान लीजिए शेप में मैं यहाँ पर ये जो एरो दे रखी है इस पर क्लिक करके मैंने कहीं पर भी एरो बना दी एक, तो एरो की मोटाई आप यहाँ से कर सकते हैं शेप आउटलाइन में वेट में जाकर, और ये मैंने ऑप्शन से मोटाई इसकी बढ़ा दी। और एरो वाले ऑप्शन में आपको किस टाइप की एरो इसके ऊपर अप्लाई करनी है वो आप क्लिक कर देंगे तो एरो इसके ऊपर वही स्टाइल अप्लाई कर देगा। तो आप देखेंगे कि इसमें एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट में एरो बदल गई है। तो एरो वाला ऑप्शन एरो के लिए होता है जब आप एरो वाली लाइन लगाते हैं। उसके बाद शेप इफेक्ट्स है। इसके अंदर आप शेप पे कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे मैं एक एक करके नहीं बता रहा, सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने ग्लो में ये वाला ग्लो वाला ऑप्शन अप्लाई कर दिया तो देखेंगे कि आप लाइन पर वो ग्लो आ गया। मान लीजिए फोटो पे आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फोटो पे क्लिक करके शेप में ग्लो में आपने ये ग्लो अप्लाई कर दिया तो आप देखेंगे कि फोटो के चारों तरफ एक ग्लो आ गया है। इसको मैं थोड़ा नीचे करके दिखा रहा हूं। और मान लीजिए आपने फोटो का रिफ्लेक्शन दे दिया, ये वाला रिफ्लेक्शन का स्टाइल, तो आप देख सकते हैं फोटो के नीचे यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रही है। तो ये जो शेप इफेक्ट वाले ऑप्शन है इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की स्टाइल जो भी आपने अप्लाई करना है वो इस पे जाकर क्लिक कर दीजिए और वो इस फोटो पे या फिर शेप पर अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने उसको नॉर्मल करना है तो प्रीसेट में यहाँ पर नो प्रीसेट लिखा हुआ है, इस बटन पे क्लिक कर देंगे। ऐसे ही जो आपने ऑप्शन अप्लाई किए होंगे, फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन आपको हटानी है तो नो रिफ्लेक्शन वाले पहले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप ग्लो हटाना चाहते हैं तो नो ग्लो पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आप जो शेप के इफेक्ट हैं वो कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और उसको हटाने के लिए जो पहला ऑप्शन दिया होता है नो वाला वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके ये शेप वाले इफेक्ट अप्लाई होंगे। उसके बाद साइड में ड्राइंग वाले ग्रुप के कॉर्नर में डाउन में ये एक एरो का बटन दिया हुआ है फॉर्मेट शेप। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आएगी और इसमें आपके पास वही ऑप्शन आएंगे 3D फॉर्मेट, शेडो, लाइन, कलर, फिल कलर, सभी। ये ऑप्शन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने ऊपर आई बटन में लिंक दिया था अभी थोड़ी देर पहले, नहीं तो आप मेरे चैनल पर जाकर और प्रीवियस जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टूल्स वाला टॉपिक है उसकी वीडियो देख सकते हैं। वैसे टेक्स्ट डायरेक्शन में मोर ऑप्शंस में भी सेम ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाए थे। तो ये सारे ऑप्शंस वहाँ पर सेम है, तो इसलिए मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा। इस तरीके से आप ड्राइंग के जितने भी ये टूल्स हैं इन सभी को अपने स्लाइड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थे हमारे ड्राइंग टूल्स और इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई नॉलेज के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।